ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर गवाह है में आपको देश दुनिया की जानकारी देंगे और विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर त्रिपुरा के छात्र की हत्या को लेकर देश की राजनीति गर्म है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि देहरादून में जो हुआ वो डराने वाला है। देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी देहरादून में हुआ वो भयावह है। बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है। देश के युवाओं में जहर भरा जा रहा है और नफरत पर आंखें मूंद लेने वाला समाज नहीं बनना चाहिए। तो जिस तरीके से अंजन चकमा की हत्या हुई थी उसको लेकर अब राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या जो हुई है वो भयावह है। और राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि ये घटनाएं जो हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, ये बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है और बीजेपी ने नफरत को बेहद सामान्य देश में बना दिया है। नफरत वाला समाज नहीं बनना चाहिए। तो ये बातें राहुल गांधी ने कही है और उन्होंने जो एंजल चकमा की हत्या हुई है उसको लेकर अपना विरोध जताया है और सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि नफरत पर आंखें मूंद लेने वाला समाज देश में नहीं बनना चाहिए। मेरी संवेदनाएं उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। तो देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा से मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। एंजल चकमा से मारपीट का वीडियो सामने आया। देहरादून के बाजार में एंजल चकमा से मारपीट हुई थी। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल से मारपीट की गई। बाजार में एंजल और उनके भाई से मारपीट का वीडियो जो था वो भी अब सामने आ गया। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में सारी जो घटना है वो कैद हुई है। तो तस्वीरें धुंधली हैं लेकिन वारदात की गवाही दे रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से दोनों भाइयों के साथ बर्बरता हुई। बाद में एंजल चकमा का निधन हो गया और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो बड़ी घटना है इसको लेकर पूरे देश में नाराजगी है और इन सब के बीच राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो देहरादून का बाजार है उस घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि तस्वीर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है लेकिन ये बताती हैं कि किस तरीके की ये भयावह घटना है। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल और उनके भाई के साथ मारपीट हुई थी। कुछ लोगों ने मारा पीटा था जिसके बाद एंजल को गंभीर चोटें आ गई थी और इसके बाद देखिए अब वही सीसीटीवी फुटेज 9 दिसंबर का सामने आया है। देहरादून के बाजार में शराब की दुकान पर यह विवाद हुआ था। पूरी घटना हम आपको बता देते हैं। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल चकमा गए थे। उनकी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई और बात जब बढ़ गई तो 6 लोगों ने एंजल चकमा पर हमला बोल दिया। उनके साथ वो मारपीट करने लगे। तो पूरी वारदात 9 दिसंबर को है और एंजल के साथ घटनास्थल पर उनके भाई माइकल भी मौजूद थे। माइकल के साथ भी मारपीट की गई थी। नस्ली टिप्पणी करके पीटने और हत्या का आरोप लगा है। नस्ली टिप्पणियां की गई और उसके बाद ये मारपीट हत्या में बदल गई। इस कदर उनको बुरी तरीके से पीटा गया। 14 दिसंबर को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से नस्ली टिप्पणी हुई थी उसको लेकर नाराजगी सड़कों पर सामने आ गई है। 17 दिन के बाद आईसीयू में भर्ती एंजल चकमा की मौत हो गई 26 दिसंबर को, यानी कि परसों। और उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। खासतौर से पूर्वोत्तर भारत से सवाल गंभीर तौर से उठे। वहां पर कैंडल मार्च का सिलसिला चल रहा है और न्याय की मांग एंजल चकमा के लिए की जा रही है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को हमला हुआ था। इसके बाद 17 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और आखिरकार उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एंजल चकमा की हत्या को नफरत से भरा अपराध बताया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है। इंसाफ की मांग हो रही है। एंजल की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है राजनीतिक दलों के द्वारा कि ये जो पूरी घटना देहरादून में हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या है वो देखिए। नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम सामने आया है
अखिलेश यादव ने अंजल की हत्या पर ये अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विघटनकारी सोच हर रोज किसी की जान ले रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विश्व बेल की तरह फल फूल रहे हैं। इन्हें सरकारी अभयदान मिला हुआ है और नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ गई है। असामाजिक लोगों ने अपने बीच, जो लोग आपके बीच असामाजिक लोग हैं उनको पहचानने का काम करें। ये भी अपील अखिलेश यादव ने देश के लोगों से की है कि आपके बीच में जो असामाजिक लोग रह रहे हैं उन्हें पहचाने। कल हम में से कोई भी इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा, इस बात की आशंका उन्होंने जताई। और अंत में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे एंजल चकमा की हत्या के मामले में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र अंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की है। पुष्कर सिंह धामी ने अंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा को बेटी की हत्या पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अंजल की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बात की, पिता से बात की, लेकिन सवाल अब भी पूरा देश पूछ रहा है कि घटना आखिर हुई क्यों। सीधे रुक करते देहरादून का हमारे सहयोगी दानिश खान जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरीके से घटना हुई, माना कि कार्रवाई पुलिस के स्तर पर हो रही है, लेकिन इस तरीके के जो हालात बने हैं, आज पूरा उत्तराखंड सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए उद्देश्य मैं बता दूं कि एंजल अपने भाई के साथ शराब की दुकान पर कुछ सामान लेने गए थे या उसके आसपास किसी दुकान पे गए थे, तभी एक बहस होती है 3-4 लोगों में और बहस के दौरान ही एंजल और उनके भाई को पीटा जाता है और नस्लभेदी टिप्पणियां की जाती हैं। 17 दिन तक एंजल हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति की जा रही है इस विषय पर, उसको लेकर के यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बात पुलिस से हुई या फिर बात करें खुद मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देखिए इस विषय पर हम पूरी तरह से गंभीर हैं। हमारी उनके पिता से बात हुई है और जो भी आरोपी इसमें थे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही एक काउंसलिंग कराने की बात की जा रही है तमाम उन कॉलेजेस की और तमाम उन शिक्षण संस्थानों की जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं या ऐसे छात्र जो वहाँ बाहर से आके पढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की बात की जा रही है। खुद एसएसपी देहरादून इस पूरे विषय पर एक टीम बना करके जांच कर रहे हैं। फिलहाल 5 लोग अभी गिरफ्तार हैं, लेकिन और इस लोग में अगर इस घटना में और लोग शामिल हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। फिलहाल इसको लेकर के देहरादून में भी छात्रों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि कई प्रदेशों से छात्र आकर के देहरादून में पढ़ते हैं। शिक्षण संस्थान है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, जहाँ आकर के बाहर से छात्र पढ़ते हैं और इस प्रकार की अगर घटना होती है तो और छात्रों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंताएं होने लगती हैं, उनके माता पिता को। इसको लेकर के भी यहाँ पर एक टीम बनाने की बात की जा रही है जो तमाम छात्रों से बातचीत करेगी, उन शिक्षण संस्थानों से। बिल्कुल दानिश, और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो लोग उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? प्रमुख रूप से विवाद कहां से शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या कारण सामने आए हैं? देखिए, जो आरोपी उनमें से कुछ 1-2 छात्र बाहर के भी बताए जा रहे हैं और कुछ एक लोकल हैं। बातचीत में देखिए किसी सामान को खरीदने को लेकर के बातचीत हुई थी, अचानक से बातचीत ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ने लगी और फिर बातें नस्लभेदी टिप्पणी की होने लगी। जब नस्लभेदी टिप्पणी होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। तो एंजल को भी गुस्सा आया, उनके भाई को भी गुस्सा आया और जो 5 लोग थे उन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी की। लगातार ये बात बढ़ती गई और अचानक से
मामला इतना बड़ा कि इतना मारपीट हो गई उनके साथ कि वो काफ़ी घायल हो गए थे। उनके इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और 17 दिन तक उनका इलाज भी चला। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी थी कि वो बच नहीं पाए। फिलहाल अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें आरोपी थे वो गिरफ्तार हैं। बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका जानकारी के। लेकिन सवाल यह है कि नया साल आ रहा है, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसमें इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एंजल की मौत पर कैंडल मार्च वहां पर निकाला गया। त्रिपुरा स्वदेशी छात्र संघ ने एंजल चकमा की मौत पर शोक व्यक्त किया है। कैंडल मार्च में सैकड़ों छात्र शामिल हुए जिनके हाथ में एंजल चकमा की तस्वीर और पोस्टर थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद करेगी। तो त्रिपुरा में कैंडल मार्च निकाला गया एंजल चकमा के लिए और उनके लिए न्याय की मांग की गई है। वहीं जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उन्होंने भी कहा है कि उनके परिजनों को पूरी मदद की जाएगी और न्याय सुनिश्चित होगा। 5 आदमी अरेस्ट हुआ है और 1-2 शायद और बचा है और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एंजल चकमा की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। A tribal boy doing MBA in Uttarakhand was beaten up. Angel Chakma, he died. So these are all clear examples of how when rule of law breaks and majoritarian politics overtakes everything, these lynchings happen. और अब बात करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर की, जहां पर दिशा की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की जगह 2 जनप्रतिनिधियों में जमकर कहासुनी हो गई और ये मामला अब सुर्खियों में है। मामला मारपीट तक पहुंचते पहुंचते बचा। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हो रही थी। बैठक में उदयपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत के अलावा आसपुर सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर समेत कई और विधायक भी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही बीजेपी सांसद डॉक्टर मन्नालाल ने राजकुमार रोत से नियमों के मुताबिक चर्चा कराने की बात कही और इसी को लेकर दोनों सांसदों के बीच बहस होने लगी और दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। सांसदों के बीच के इस झगड़े में विधायक उमेश डामोर भी कूद पड़े। उन्होंने बीजेपी सांसद को धमकी देते हुए बाहर निकलने तक को कह दिया और यहीं से मामला बिगड़ गया। मामला मारपीट तक पहुंच जाता, लेकिन किसी तरीके से इस विवाद को शांत कराया गया। देखिए, तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? हम उदयपुर का रिप्रेजेंट करते हैं। तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका तुमको क्या होता है? मैं आम करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं में बारे में चर्चा करिए और ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिशा की बैठक थी, विकास को दिशा देनी थी, लेकिन सम्मान की दिशा दूसरी तरफ घूम गई। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, ये जो पूरा मामला विवाद का दिख रहा है, किस बात को ये लोग भिड़े? विकास की तो कोई बात ही नहीं हुई, एक दूसरे को देख लेने तक पहुंच गए। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिशा की जो बैठक थी वो मुद्दों से भटक गई। बैठक शुरू होती उससे पहले ही अध्यक्षता कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा करानी शुरू की, जिस पर उदयपुर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने ऑब्जेक्शन किया और इसी मामले में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों सांसदों के बीच काफी देर तक तू-तू-मैं-मैं होती रही। जो बीजेपी के सांसद हैं वो अपना जूता छूते हुए नजर आए। दोनों सांसद उठकर खड़े हो गए और इसी सांसदों के विधायक में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भी कूद पड़े। उन्होंने तो सांसद को सीधे तौर पर धमकी दी, जो भाजपा के सांसद हैं उनको, कि आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलोगे तो मैं आपको देख लूंगा, बाहर निकल लो। और आतंक तक कहा गया जो है वो, तो कहा जा सकता है कि जिस बैठक में विकास को लेकर चर्चा होनी थी, जिस बैठक में तमाम दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा थी, वो पूरी बैठक जो है वो अहम की लड़ाई में सिमट गई। जो दोनों पार्टियों के सांसद थे वो एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे और इस अहम की लड़ाई में बैठक को स्थगित करना पड़ा, बैठक पूरी नहीं हो पाई।
बहुत शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अहम की लड़ाई में जो दिशा थी वो भटकी और फिर जो विकास की ट्रेन दौड़नी थी पटरी पर वो विवादों की ट्रैक पर चलने लगी और ये तस्वीरें अब सुर्खियों में हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया है। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर 165 दुकानें अवैध रूप से बना दी गईं, जिसके खिलाफ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना है। रेलवे प्रशासन के अधिकारियों के साथ जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे तो व्यापारियों ने इसका विरोध किया और इस दौरान रेलवे प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा रहा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में रेलवे का बुलडोजर तैयार है। 165 दुकानों के खिलाफ एक्शन होना है, लेकिन उसका विरोध हुआ। हालांकि जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, विरोध हुआ, उसको देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने मौके पर मोर्चा संभाला और बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया ताकि माहौल वहां का खराब ना हो और रेलवे प्रशासन के लोगों ने समझाने की कोशिश की। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर साइड में NH24 के किनारे लगभग 165 दुकानें हैं। काफी वर्षों से ये बनी हुई है। इन दुकानों को जो रेलवे प्रशासन है वो हटाना चाहता है। उसका कहना है कि रेलवे की भूमि पर ये दुकानें जो हैं अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई हैं, जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से रेलवे प्रशासन और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके बीच में जो है वो रसाकसी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NH24 पुराना है दिल्ली से लखनऊ को जाने वाला, उसके किनारे पर ये तमाम जो दुकानदार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये दुकानें जो हैं वो रेलवे से अलॉटेड हैं और बरसों से वो यहाँ पर अपना कारोबार करते चले आए हैं, लेकिन जो रेलवे है वो अब इन दुकानों को अवैध अतिक्रमण बता रहा है और इसलिए कई दुकानदारों का ये भी कहना है कि जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है, लेकिन जो रेलवे प्रशासन है वो बुलडोजर के जरिए इस अतिक्रमण को जो है वो हटाना चाहता है। इसी को लेकर के सुबह से जो है यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है और आप देख सकते हैं कि जीआरपी आरपीएफ और स्थानीय मुरादाबाद पुलिस जो है उसके जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि जो कार्रवाई है प्रशासन की उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर एक्शन होना है, रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप जो है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम पहुंची और इसी अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जो लोग थे वो उतर आए, क्योंकि 165 जो दुकानें हैं उन पर एक्शन होना है। और आप देखिए किस तरीके से हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ को मैदान में उतारा गया ताकि माहौल ना बिगड़े और जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सके। तो 165 दुकानों पर संकट जब आया तो भारी विरोध शुरू हुआ, लेकिन हालात को देखते हुए और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सट्टा किंग आज़ाद खान के होटल आज़ाद पैलेस पर प्रशासन ने आज बुलडोजर चला दिया। 2 बुलडोजर और एक हैवी क्रेन की मदद से होटल की इमारत को ढाया गया है। इस दौरान एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूर्व में आज़ाद खान के आलीशान फार्म हाउस को भी जमींदोज किया गया था। नगरपालिका से बिना अनुमति निर्माण, तलघर बनाने और नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। आज़ाद होटल के निर्माण में नियमों को ताक पर रख दिया गया था, लिहाजा प्रशासन ने पहले नोटिस दिया और बाद में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। ऑनलाइन सट्टा सरगना आज़ाद खान आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद है। तो अशोकनगर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और बुलडोजर के जरिए ये होटल आज़ाद पैलेस गिराया गया है। तो पहले भी जो आज़ाद खान है उसके कुछ निर्माण गिराए गए थे अवैध होने के चलते, और ऑनलाइन सट्टा का सरगना है ये, किंग माना जाता है उसका। और इसी कार्रवाई के मद्देनज़र जो अवैध तरीके से होटल बना था उसे आज ढा दिया गया। 2 बुलडोज़र की मदद ली गई, एक क्रेन की मदद ली गई और ऑनलाइन सट्टा सरगना आज़ाद खान आत्महत्या के मामले में उकसाने के लिए जेल में बंद है। तो ये पूरी कार्रवाई हुई है और इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इससे पहले आज़ाद खान के आलीशान फार्म हाउस को भी गिराया जा चुका है। नगरपालिका से बिना अनुमति निर्माण, तलघर बनाने और नियमों का पालन न करने पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो बिना अनुमति, बिना नक्शे के निर्माण हुआ था और बिना अनुमति के जो निर्माण हुआ उसको अवैध बताते हुए प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई कर दी गई।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इस भीषण हादसे में एक शख्स की जान चली गई। क्योंकि लकड़ी का बुरादा और टुकड़ों से भरा एक ट्रक वहां से गुजर रही एक बोलेरो पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरा बुरादा और टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, जबकि ट्रक के नीचे दबने से बोलेरो पूरी तरह पिचक गई। यह हादसा तब हुआ जब बोलेरो के ड्राइवर ने दूसरी तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ा। ठीक उसी समय पीछे से एक ट्रक आया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक डिवाइडर से टकराया और पलट गया, जिसकी चपेट में बोलेरो आ गई, जबकि पास ही में खड़ा एक बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। यहां प्रशासनिक अमले ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इंदौर के बिजलपुर में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें ये अतिक्रमण रोड़ा बन रहा था, जिस पर नगर निगम ने बुलडोजर की मदद से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है और उसी का ये जो ड्रोन फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी बुलडोजर गरजा है। यहाँ पर प्रशासनिक अमले ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। इंदौर के बिजलपुर में ये कार्रवाई हुई है और यहाँ पर दरअसल 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण चल रहा है, जिसमें ये अतिक्रमण रोड़ा बन रहा था और इसी के मद्देनजर नगर निगम ने बुलडोजर की मदद से इस कार्रवाई को किया है। तो अशोकनगर के बाद इंदौर में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई अवैध निर्माण को लेकर। बिजलपुर इलाका जो इंदौर का है वहां पर 100 फीट चौड़ी रोड बनाई जा रही है और उसी में ये जो निर्माण था वो रोड़ा बन रहा था। तो 100 फीट चौड़ी रोड बननी थी यहां पर और उसी रोड के निर्माण में जो अवैध निर्माण था वो मुश्किलें खड़ी कर रहा था, जिसके बाद इस अवैध निर्माण को चिन्हित करके प्रशासन की तरफ से इसे ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से आज वो 2 फैसले आ गए हैं जिन पर सुबह से ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। सबसे पहले उन्नाव रेपकांड को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला अरावली की पहाड़ियों को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर इस केस में रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों कहा गया था कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसको लेकर आंदोलन शुरू हो गया था। लोगों का कहना था कि इस नई परिभाषा से अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं पहला मामला कुलदीप सेंगर का था, जिसके सजा पर जो रोक लगाई थी उसे हटाया गया है और इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है। तो ये 2 मामले ऐसे थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में थे और इन दोनों ही मामलों पर पूरे देश की निगाहें बनी थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आएगा। पहला मामला था उन्नाव रेपकांड और दूसरा अरावली की पहाड़ियां। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव रेपकांड की। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी। साथ ही कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो उन्नाव रेपकांड पर सुप्रीम सुनवाई जो हुई, सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत का विरोध किया सीबीआई ने। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया था, सीबीआई ने दलील दी। सीबीआई ने यह भी कहा कि ये एक नाबालिग पीड़िता का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंची। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि गंभीर अपराध सेंगर को राहत नहीं मिल सकती, राहत नहीं दी जानी चाहिए। और सीबीआई ने यह भी कहा कि घटना के वक्त पीड़िता सिर्फ 15 साल की थी, तो पीड़िता के उम्र का हवाला दिया गया है, उसके नाबालिग होने का हवाला दिया गया है। और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये अपराध एक लोक सेवक ने किया है, इसलिए इसमें राहत नहीं दी जा सकती है। तो सीबीआई की तरफ से दलीलें दी गई थी, सीबीआई ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। तथ्यों और सबूतों के साथ दोष साबित हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने अपनी दलील में बताया, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और उस पर
सेंगर को हाई कोर्ट से जो जमानत मिली उसका विरोध किया गया था। तो ये वो दलीलें हैं जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टे लगा दिया है। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको जंतर मंतर पे कवर किया था, तबीयत आपकी ख़राब थी, आज भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कैसी तबीयत है और इस फैसले के आने के बाद क्या आप महसूस कर रही हैं? मेरी तबीयत सही है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी तो लड़ाई लड़ना ही है, लेकिन हमें राहत दिया कि आप आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे और हम आपको न्याय। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके बाद लगातार प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा था और तस्वीरें हमें देखकर आपकी पीड़ा समझ आ रही थी, आपकी मुश्किल, आपकी माँ की मुश्किल समझ आ रही थी। तो हाई कोर्ट के उस फैसले का जब स्टे लगाया गया है, अब कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी आप सुनिश्चित हुई हैं? ये डर अभी भी है? अभी भी डर है। जेल में रहेगा तो मरवाएगा, बाहर रहेगा तो मरवाएगा। उसको तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए उन हत्यारों को। अभी मेरे पिता के केस, जो मेरे पिताजी को मार दिया, उन लोग सारे लोग बाहर हैं। अब ये सोचिए, बाहर है, वही अटैक कर देंगे। उन्हें भी तो अंदर किया जाए, उनकी बेल खारिज की जाए। हाई कोर्ट नहीं दिया था, हाई कोर्ट से खारिज की जाए ताकि वो लोग अंदर जाएं और उन्हें फांसी तक मैं लेके जाऊंगी। उन्नाव रेपकांड के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा आदेश दिया है और वो है अरावली पर्वतमाला पर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर 20 नवंबर के अपने फैसले पर रोक लगाई है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई के मापदंड की भूवैज्ञानिक जांच जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है और कहा है कि पर्यावरण को नुकसान न हो, इसका आकलन जरूरी है। संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो अरावली पर सुप्रीम आदेश सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई है। जो 100 मीटर वाला पूरा मानक था, उसको लेकर पूरे देश में विरोध हुआ था और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई और संबंधित पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब तलब किया है। तो अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। पहले फैसला ये थे कि 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ ही अरावली माना जाएगा। आज इस नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी। ये पूरा अरावली पर सुप्रीम आदेश आज आया है और जिस तरीके से देश भर में विरोध हुआ था 100 मीटर वाले मानक का, उसके बाद ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि अरावली रेंज में खनन पर पूरी तरह से रोक जारी है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, पहला सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, क्या मतलब? ये फैसला नहीं था, किसके कहने पर कहा गया, किसकी वकालत पर उन्होंने वो परिभाषा अपनाई? सरकार थी ना, मोदी सरकार थी। हालांकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी इसका विरोध किया था। एमाइकस क्यूरी, जो किसी एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या किसी जाने माने वकील को अपना दोस्त या साथी मानकर उनसे सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, वो भी इनके खिलाफ थे। पर सरकार ने तो इसकी निंदा नहीं की। सरकार ने नहीं कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार तो चाहती थी कि ये परिभाषा बदले, 100 मीटर के ऊपर ही माना जाए, वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 20 के निर्णय के 2 हफ्ते पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहती है कि 164 ऐसे खनन है, 164, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 164 माइनिंग लीज हैं जो तत्कालीन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के परिभाषा में आता है। तो इनको ये मंजूरी देने वाले थे। प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों इसमें मिले हुए हैं, बेचने में मिले हुए हैं, बचाने में नहीं। बोलते हैं बचाने के लिए पर करते हैं बेचने के लिए। तो
तो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भी बयान सामने आया है। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा स्थिति के मुताबिक नई माइनिंग लीज या पुरानी माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में खनन पर पूरी तरीके से रोक जारी है। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से ये पोस्ट सामने आई है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश सामने आए हैं उसका पालन होगा और अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए जो भी बातें हैं उसे करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मगराहट इलाके में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की गाड़ी पर भीड़ ने हमला कर दिया। कई सारे लोग सड़क पर खड़े होकर एसआईआर के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, जो अचानक ही उग्र हो गए और उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षक की गाड़ी पर हमला बोल दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पर्यवेक्षक की गाड़ी को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया, उस पर अपने हाथ मारने लगे। इस दौरान लोगों ने चुनाव पर्यवेक्षक सी मुरुगन की कार पर हमला करके लॉक को तोड़ने की कोशिश की और लोगों की भीड़ के आगे सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले बेबस दिखाई दिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये लॉक टूट जाता तो किस तरीके की स्थिति बन सकती थी। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश हुई उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनाव पर्यवेक्षक की गाड़ी जा रही थी, भीड़ ने बड़ी संख्या में पहुंचकर घेर लिया। हालांकि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने कार को आगे निकाला, लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करने के लिए पहुंची थी। इस वक्त बड़ी खबर पुणे से आ रही है, जहां पर सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। तस्वीरें महर्षि नगर इलाके की हैं, जहां पर ये मिनी ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन तभी उसके ऊपर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां पर लोग तब ज़्यादा घबरा गए जब ट्रक जलने के साथ ही अंदर रखा सामान भी फटने लगा। पटाखों जैसा धमाका होने की वजह से मौके पर मौजूद लोग सहम गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले ट्रक में आग लगी और फिर ट्रक के भीतर रखे सामान के फटने का शोर सुनाई देने लगा, जिससे काफ़ी देर तक इलाके के लोग खौफजदा दिखे। बाद में आग की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मिनी ट्रक खड़ा था और अचानक से उसमें आग लग गई। लेकिन तब लोग ज़्यादा परेशान हो गए जब उसमें रखा सामान पटाखों की तरह फटना शुरू हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।